मेरा नाम वंदना है। आज मैं 48 साल की हूँ और आज जब मैं अपनी बालकनी में बैठकर चाय का कप हाथ में लेती हूँ, अपनी मर्जी की चाय, अपने पैसों की चाय, अपने घर की बालकनी में, तो यकीन मानिए, यह छोटी सी चीज़ मुझे किसी महल से कम नहीं लगती, क्योंकि इस एक कप चाय तक पहुँचने में मुझे 15 साल लग गए। चलिए आपको शुरू से ले चलती हूँ। मैं एक छोटे से कस्बे की लड़की थी। पिताजी डाकघर में क्लर्क थे और माँ घर संभालती थी। हम दो बहनें और एक भाई। घर में पैसा कम था, लेकिन पिताजी की एक जिद थी, मेरी बिटिया पढ़ेगी, चाहे मुझे 2 वक्त की जगह एक तक वक्त खाना पड़े। मुझे आज भी याद है, पिताजी की एक ही अच्छी पर्च थी जो वह 4 साल तक पहनते रहे, लेकिन मेरी किताबों में कभी कभी नहीं आने दी। जब मोहल्ले वाले कहते, लड़की तो इतना पढ़ाकर क्या करोगे, आखिर में तो चूल्हा ही फूकना है, तो पिताजी मुस्कुरा कर कह देते, मेरी वंदना चूल्हा भी फूकेगी और अपनी किस्मत भी। मैंने उनका मान रखा, दिन रात पढ़ाई की, बैंक की परीक्षा दी और पहले ही प्रयास में पास हो गई। जिस दिन मेरा नियुक्ति पत्र आया, पिताजी उसे लेकर पूरे मोहल्ले में घूमे थे। हर दरवाजे पर जाकर कहते, देखो मेरी बेटी बैंक अफसर बन गई। उनकी आंखों की वह चमक, दोस्तों, वह चमक मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई थी। नौकरी लगने के 2 साल बाद मेरी शादी की बात चली। पिताजी की एक ही शर्त थी, लड़के वाले मेरी नौकरी का सम्मान करे। बहुत रिश्ते आए, लेकिन एक परिवार ऐसा मिला जिसने खुद आगे बढ़कर कहा, अरे बहू पढ़ी लिखी है, अफसर है, यह तो हमारे घर की शान बढ़ाएगी, नौकरी क्या छुड़वाएगी। लड़के का नाम था राजेश, एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर, देखने में सुंदर, बातों में मीठा। घर में उसकी माँ कमला देवी, एक छोटा भाई और एक बहन। पिता का देहांत हो चुका था, इसलिए घर की मुखिया कमला देवी ही थी। सगाई के दिन कमला देवी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा था, बेटी नहीं है मेरी कोई, तुझे बेटी बनाकर रखूंगी। दोस्तों, काश उस दिन मुझे पता होता कि कुछ लोग बेटी बनाकर रखने का मतलब बिना तनख्वाही नौकरानी बनाकर रखना समझते थे। खैर, धूमधाम से शादी हुई। विदाई के वक्त पिताजी ने मेरे सिर पर हाथ रखकर बस इतना कहा, बेटा सबका दिल जीत लेना, लेकिन खुद को कभी मत हारना। मैंने पहली बात तो 15 साल निभाई, लेकिन दूसरी बात मैं भूल गई थी। शादी के बाद का पहला महीना सपने जैसा था। राजेश मेरा ख्याल रखते थे, सासू माँ मीठा बोलती थी, ननद प्रिया मुझसे चिपकी रहती थी। मुझे लगा मैंने दुनिया का सबसे अच्छा परिवार पा लिया। फिर आई एक तारीख, मेरी पहली तनख्वाह। शादी के बाद की पहली तनख्वाह। मैं बहुत खुश थी। सोचा था सासू माँ के लिए साड़ी लूँगी, राजेश के लिए घड़ी, प्रिया के लिए सूट और माँ पिताजी के लिए भी कुछ भेजूंगी। शाम को जैसे ही मैं बैंक से लौटी, सासू माँ ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उनके चेहरे पर वह मीठी मुस्कान नहीं थी, एक अजीब सी गंभीरता थी। उन्होंने कहा, बहू बैठ, एक जरूरी बात करनी है। देख, अब तू इस घर की बहू है और इस घर का एक नियम है, घर का सारा पैसा एक ही जगह रहता है। मेरे पास राजेश भी अपनी पूरी तनख्वाह मुझे देता है। अब से तू ही हर महीने अपनी पूरी तनख्वाह मेरे हाथ में रखेगी, खर्चा पानी मैं दे दूंगी। तुम जवान लोग हो, पैसा हाथ में रखेगा तो उड़ा देंगे। मैं तुम्हारे भी भविष्य के लिए जोड़ रही हूँ। दोस्तों, सच कहूँ, उस वक्त मुझे उनकी बात में कुछ भी गलत नहीं लगा, बल्कि मुझे लगा कितने समझदार है मेरे साथ। मैंने मुस्कुराकर पूरी तनख्वाह उनके हाथ पर रख दी और पैर छूकर कहा, माँ जी, अब यह घर ही तो मेरा सब कुछ है। उन्होंने पैसे गिने, ध्यान से गिने और अपनी अलमारी को लॉकर में रख दिए। उस लॉकर की चाबी हमेशा उनकी कमर में बंधी रहती थी। बस दोस्तों, उसी दिन से एक सिलसिला शुरू हुआ। हर महीने की एक तारीख और मेरी पूरी तनख्वाह उनकी हथेली पर। 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 15 साल। दोस्तों, एक बार भी, सिर्फ एक बार भी मैंने यह नहीं पूछा कि मेरे पैसे कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता था परिवार में हिसाब नहीं मांगा जाता। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि जिस घर में सिर्फ एक इंसान से हिसाब ना मांगा जाए और बाकी सब उसका हिसाब ले, वह परिवार नहीं होता, वह कैद होती है। शादी के 3-4 महीने बाद ही घर के असली रंग दिखने शुरू हो गए। मेरी दिनचर्या कुछ ऐसी बन गई थी। सुबह 4 बजे अलार्म से पहले आँख खुल जाती। उठकर सबसे पहले पूरे घर में झाड़ू, फिर 5 लोगों का नाश्ता, दोपहर का खाना, 3 टिफिन, फिर भागते दौड़ते खुद तैयार होना और 9:30 बजे बैंक में पूरा दिन फेस।
फाइलें, ग्राहकों की लाइनें, टारगेट का दबाव। शाम को 6 बजे घर लौटना और दरवाजे पर पैर रखते ही सासू माँ की आवाज़, आ गई महारानी, चल जल्दी चाय बना, फिर रात के खाने की तैयारी कर। कोई यह नहीं पूछता था, वरना थक गई होगी, पानी पिएगी। प्रिया मुझसे सिर्फ 3 साल छोटी थी, लेकिन उसने कभी रसोई में पैर नहीं रखा। एक बार मैंने हल्के से कहा, प्रिया आज सब्जी काट देगी, मुझे देर हो रही है, तो सासू माँ ने वही से टोका, प्रिया कुंवारी लड़की है, उसके हाथ खराब मत करवा, घर का काम बहू का धर्म होता है। और वैसे भी हमने तेरे लिए बर्तन वाली बाई रखी है, यह क्या कम एहसान है। एहसान दोस्तों, जिस बाई की तनख्वाह भी मेरी ही कमाई से जाती थी, उसे मुझ पर एहसान बताया जाता था। वो राजेश सादिक के शुरुआती दिनों वाला राजेश धीरे धीरे गायब होता गया। वो माँ का आज्ञाकारी बेटा था, लेकिन सिर्फ उतना जितने में उसका आराम बना रहे। रात को जब मैं थक कर कमरे में आती और कभी कहती, सुनिए आज बहुत थक गई हूँ, तो वह मोबाइल से नज़र हटाए बिना कहता, तो नौकरी छोड़ दे। किसने कहा है करने का, नौकरी छोड़ दो, यह उसका हर बात का जवाब था। लेकिन मज़े की बात यह थी कि जिस दिन मैंने सच में एक बार कह दिया, ठीक है छोड़ देती हूँ नौकरी, उस दिन घर में ऐसा हंगामा मचा जैसे मैंने कोई पाप बोल दिया हो। सासू माँ ने छाती पीट ली, हाय राम, घर कैसे चलेगा, लाखों का खर्चा है, यह तो घर डूबाने पर तुली है। तब मुझे समझ आया, दोस्तों उन्हें वंदना नहीं चाहिए थी, उन्हें वंदना की तनख्वाह चाहिए थी। वंदना तो बस उस तनख्वाह के साथ मुफ्त में मिलने वाली नौकरानी थी। शादी के 2 साल बाद मैं माँ बनने वाली थी। मुझे लगा शायद अब सब बदलेगा, शायद अब घर में मेरी भी कोई जगह बनेगी। लेकिन दोस्तों, गर्भावस्था के 9 महीने मैंने कैसे काटे यह सिर्फ मैं जानती हूँ। 7वें महीने तक मैं सुबह 4 बजे उठकर वही सारा काम करती रही। पैरों में सूजन रहती थी, कमर टूटती थी, और सासू माँ कहती, हमारे ज़माने में तो औरतें खेत में बच्चा जन्म देती थी, यह तो अवसर नहीं है, इसे नखरे ज़्यादा है। फिर वह दिन आया, मैंने एक बेटी को जन्म दिया। अस्पताल के उस कमरे में जब नर्स ने वह नन्ही सी परी मेरी गोद में देखी, दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे लगा जैसे भगवान ने मेरी सारी थकान का इनाम दे दिया। मैंने उसका नाम रखा पीहू। लेकिन कमरे के बाहर का माहौल कुछ और था। सासू माँ ने पीहू का मुंह तक नहीं देखा, दरवाजे से ही पलट गई और जाते जाते इतना कहा, पहली बार में पत्थर दे दिया इसने, पत्थर मेरी बेटी को उन्होंने पत्थर कहा। और राजेश ने मिठाई का डिब्बा तक नहीं खोला। बोले, माँ ठीक ही तो कहती है, बेटा होता तो बात कुछ और होती। उस रात अस्पताल के बिस्तर पर अपनी नन्ही पीहू को सीने से लगातार मैं चुपचाप रोती रही। और मैंने उसके कान में धीरे से कहा, तू पत्थर नहीं है बेटा, तू मेरा हीरा है, और एक दिन तू ही इनकी आंखें खोलेगी। दोस्तों उस दिन मुझे नहीं पता था कि मेरी यह बात एक दिन सच में पूरी होगी, और कैसे होगी ये आप आगे जानोगे। समय बीतता गया, पीहू 4 साल की हो गई। मेरी तनख्वाह हर साल बढ़ती रही और उसी रफ्तार से सासू माँ के लोकर में जाती रही। फिर एक दिन दोपहर के करीब 2 बजे बैग में मेरे फ़ोन की घंटी बजी। माँ का नंबर था। माँ कभी दोपहर में फ़ोन नहीं करती थी। मेरा दिल धक से रह गया। फ़ोन उठाया तो उधर से माँ की रोती हुई कांपती आवाज़ आई, वंदना बेटा, तेरे पिताजी, उन्हें दिल का दौरा पड़ा है, डॉक्टर कह रहे हैं तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, 4 लाख लगेंगे बेटा, तेरा भाई अभी बेरोजगार है, मैं किससे मांगू, बेटा अपने पिताजी को बचा ले। दोस्तों मेरे हाथ से फाइल छूट गई। वही पिताजी जिन्होंने एक पट में 4 साल काट कर मुझे पढ़ाया था, आज उनकी सांसें 4 लाख पर अटकी थी। और मैं जिसकी 15-20 लाख की कमाई इस घर के लोकस में जमा थी, मुझे पूरा यकीन था कि पैसे मिल जाएंगे। आखिर मेरी ही तो कमाई थी। मैं आधी छुट्टी लेकर घर भागी। सासू माँ के पैरों के पास बैठ गई, हाथ जोड़े, रो रो कर कहा, माँ जी पिताजी की जान का सवाल है, मुझे 4 लाख चाहिए, मेरी तनख्वाह में से मैं आगे और मेहनत करूँगी, बस अभी दे दीजिए। उन्होंने मेरी तरफ देखा। दोस्तों उनके आंखों में एक पल के लिए भी दया नहीं आई। उन्हें बहुत ठंडी आवाज़ में कहा, तेरे बाप के इलाज की जिम्मेदारी हमारी कब से हो गई, कन्यादान करके उन्होंने तुझे हमें सौंप दिया, अब उनका बोझ उनका बेटा उठाए। और यह मत भूल, जो पैसा तू देती है वह इस घर का होता है, तेरे मायके का नहीं। मैंने कहा, माँ जी वो पैसा मेरा, उन्होंने बात काट दी, तेरा, इस घर में तेरा कुछ नहीं है, रोटी खाती है, छत मिली है, यही बहुत है। और सुन, अगर बहुत दर्द हो रहा है
तो अपनी माँ से कह घर बेच दे अपना। दोस्तों उस दिन मेरे भीतर कुछ डर का लेकिन टूटा नहीं अभी नहीं। मेरे पास वक्त नहीं था। पिताजी की सांसें गिनती की थी। मैं सीधे अपने कमरे में गई, अलमारी खोली और शादी में मिले अपने सारे गहने, माँ की दी हुई चूड़ियाँ, पिताजी की दिलाई हुई चेन, मेरा मंगलसूत्र का सेट, सब कुछ एक पोटली में बांधा और अगली सुबह बिना किसी को बताए सुनार के पास जाकर बेच दिया। 4,20,000 मिले। मैंने उसी दिन माँ के खाते में भेज दिए। पिताजी बच गए दोस्तों, ऑपरेशन कामयाब रहा। लेकिन उसके बाद हर तीज त्योहार पर, हर शादी में जब सासू माँ पूछती, बहू तेरे असली गहने कहाँ हैं, हर बार यह नकली मोती पहनकर क्यों आ जाती है, तो मैं बहाने बनाती, लोकर में है माँ जी, और मन ही मन सोचती, मेरे गहने लोकर में नहीं, मेरे पिताजी की धड़कनों में है, और वह दुनिया के सबसे कीमती गहने हैं। फिर वो 7 साल की हुई, तभी एक और तूफान आया। राजेश की कंपनी घाटे में गई और उनकी नौकरी चली गई। दोस्तों यकीन मानिए, उस मुश्किल वक्त में मैंने वह सब किया जो एक पत्नी को करना चाहिए। मैंने कभी ताना नहीं दिया, कभी यह नहीं जताया कि अब घर मेरी कमाई से चल रहा है। मैंने राजेश का हाथ पकड़कर कहा, आप घबराइए मत, मैं हूं ना, मेरी तनख्वाह से घर आराम से चलेगा। आप इत्मीनान से नई नौकरी ढूंढिए। 8 महीने बाद उन्हें नौकरी मिली, लेकिन आधी तनख्वाह पर। और बस यही से इस घर में मेरा सबसे बड़ा गुनाह शुरू हो गया। मेरा गुनाह यह था कि अब मैं अपने पति से ज़्यादा कमाती थी। अब घर में मेरी हर बात का जवाब ताने से मिलता। रोटी थोड़ी मोटी बन जाए, ऑप्शन से रोटी कहाँ बनेगी, पीयू का स्कूल की फीस की बात करूँ, बड़ी आई कमाने वाली, और राजेश राजेश की आंखों में मेरे लिए प्यार की जगह एक जहरीली झरण ने ले ली थी। बाहर लोग कहते, राजेश भाई भाभी तो बैंक में बड़ी अफसर है, तो और घर आकर उस तारीफ की कीमत मुझसे तानों में वसूली जाती। दोस्तों यह दुनिया की सबसे अजीब बात है। एक औरत का ज़्यादा कमाना कई घरों में उसकी काबिलियत नहीं, उसका अपराध बन जाता है। दोस्तों कहानी यहाँ तक देखते देखते अगर आपकी आंखें नम हो गई है, या आपको अपनी ज़िंदगी की या अपने किसी अपने की झलक इसमें देखी है, तो कमेंट में एक बार आत्मसम्मान ज़रूर लिखिए। मैं आपका हर कमेंट पढ़ती हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भी सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि एक सच्ची दिल को छू लेने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचाना ही मेरे मकसद है। और अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब आ रहा है वह दिन जिसने 15 साल की चुप्पी को तोड़ दिया। अब मेरी शादी को 15 साल हो चुके थे। फिर वो 13 साल की हो गई थी। पढ़ने में बिल्कुल मेरी तरह तेज, समझदार और उम्र से कई ज़्यादा गहरी आंखों वाली। इसी बीच देवर की शादी हो चुकी थी और वो अपनी पत्नी के साथ दूसरे शहर में रहता था। उसकी पढ़ाई से लेकर शादी तक सब मेरी तनख्वाह से हुआ था, लेकिन घर के खर्च में उसका योगदान शून्य और सासू माँ का जवाब, बेचारे के अपने खर्चे हैं। फिर एक दिन घर में खुशखबरी आई। देवर ने उसी शहर में 3 बेडरूम का शानदार फ्लैट बुक किया है और अगले महीने गृह प्रवेश है। पूरा घर खुशी से झूम उठा। सासू माँ ने ढोल नगाड़े वाले अंदाज में तैयारियां शुरू कर दी और मैं हमेशा की तरह सबके काम में जुट गई। सबके कपड़े, गिफ्ट, पैकिंग, मिठाइयाँ, सब कुछ मैंने अपने हाथों से तैयार किया। गृह प्रवेश से एक दिन पहले की बात है। दोस्तों रात के करीब 10 बजे थे। मैं रसोई समेट रही थी, तभी मुझे सासू माँ के कमरे से राजेश और उनकी धीमी आवाज़ें सुनाई दी। दरवाजा अध खुला था। मैं वह रुकना नहीं चाहती थी, लेकिन एक वाक्य मेरे कानों में पड़ा और मेरे पैर वहीं जम गए। सासू माँ कह रही थी, अरे चुप कर, उसे क्या बताना। फ्लैट के डाउन पेमेंट के 22 लाख मैंने अपने लॉकर से दिए हैं, और लॉकर में आता कहाँ से है यह सब बेवकूफ़ को आज तक समझ नहीं आया। 15 साल से चुपचाप दिए जा रही है। वो सुन, फ्लैट की रजिस्ट्री सिर्फ छोटे के नाम करवाई है। इस घर में और उस फ्लैट में वन्ना और उसकी लड़की का कोई हिस्सा नहीं होगा। कब हम सब गृह प्रवेश में जाएंगे, उसे बता देना कि वह नहीं जा रही। कह देना घर की रखवाली कौन करेगा। वैसे भी वह रिश्तेदारों के सामने वह अफसरनी बनकर घूमेगी। छोटे के बहू के आगे अच्छा नहीं लगेगा। और फिर मैंने राजेश की हंसी सुनी। दोस्तों मेरे अपने पति की हंसी, माँ तुम भी ना कमाल हो। ठीक है मैं कह दूंगा उससे। दोस्तों मैं वही दीवार के सहारे खड़ी रह गई। मेरे हाथ में पकड़ा हुआ गीला कपड़ा नीचे गिर गया। 22 लाख मेरे 15 साल की हड्डियाँ गलाकर कमाई हुई रकम एक ऐसे फ्लैट में लगा दी गई जिसमें मेरा और मेरी बेटी का 1 इंच भी हिस्सा नहीं था।
और जिस गृह प्रवेश की मिठाइयाँ मैंने अपने हाथों से बनाई थी उसमें मुझे रखवाली के लिए घर छोड़ा जा रहा था। 15 साल दोस्तों, 15 साल की एक एक तारीख मेरी आंखों के सामने घूम गई। हर वो एक तारीख जब मैंने अपनी पूरी तनख्वाह उस हथेली पर रखी थी, इसे भरोसे के साथ कि यह मेरा परिवार है। उस रात मैं अपने कमरे में गई। पीहू सो रही थी। मैं उसके पास बैठी, उसके माथे पर हाथ फेरा और अचानक मेरी आंखों के सामने पिताजी का चेहरा आ गया। वो उनकी विदाई वाली बात, सबका दिल जीत लेना, लेकिन खुद को कभी मत हारना। पिताजी, मैं तो 15 साल पहले ही खुद को हार चुकी थी, लेकिन दोस्तों उस रात उस अध खुले दरवाजे ने मुझे वापस जीतना सिखा दिया। मैं पूरी रात नहीं सोई, लेकिन रोई भी नहीं। पहली बार आंसुओं की जगह मेरे भीतर एक ठंडी शांत आग जल रही थी। और उसी रात अंधेरे में बैठ बैठे मैंने अपने आगे की पूरी जिंदगी का नक्शा बना लिया। सुबह हुई, सब गृह प्रवेश के लिए तैयार हो रहे थे। राजेश ने बड़ी लापरवाही से कहा, सुनो, तुम नहीं चल रही, घर खाली रहेगा, और वैसे भी पीहू का स्कूल का हर्ज होगा। 15 साल पुरानी वंदना रो पड़ती, गिर गिराती, पूछती मेरा क्या कसूर है। लेकिन उस सुबह की वंदना ने बहुत शांति से मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, आप लोग जाइए, ध्यान से जाइएगा। मेरी इस शांति से राजेश एक पल के लिए चौंका, लेकिन उसे लगा हमेशा की तरह भेड़ चुपचाप मान गई है। तीनों सासू माँ, राजेश और प्रिया टैक्सी में बैठ कर निकल गए। दरवाजा बंद हुआ और दोस्तों उस बंद दरवाजे के इस तरफ एक नई औरत का जन्म हुआ। मैंने सबसे पहले पीहू को स्कूल भेजा, फिर तैयार होकर सीधे अपने बैंक पहुंची। इस बार ग्राहक बनकर नहीं, अपने हक की मालकिन बनकर। पहला काम, मैंने अपने सैलरी अकाउंट से जुड़े वह दोनों एटीएम कार्ड ब्लॉक करवाए जो सालों से सासू माँ और राजेश के पर्स में रहते थे। दूसरा काम, मैंने एक नया खाता खोला, सिर्फ अपने और पीहू के नाम, और सैलरी उसी में ट्रांसफ़र करने का फॉर्म भर दिया। तीसरा काम, मैंने अपने एक पुराने भरोसेमंद वकील साहब से मिलने का समय ले लिया। और चौथा काम, दोस्तों सबसे जरूरी काम, मैंने अपने 15 साल के वह सारे सबूत इकट्ठे करने शुरू किए। मेरी सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट्स, वह एंट्रियाँ जिनमें साफ दिखता था कि हर महीने में मेरी पूरी तनख्वाह निकाली जा रही है। और वो ट्रांजैक्शन भी जो सीधा देवर के बिल्डर के खाते में गया था। जी हाँ, 22 लाख की वह पेमेंट लोकर से नहीं, मेरे ही खाते से आरटीजीएस हुई थी। जिस दिन मुझसे बैंक की किसी काम के लिए साइन करवाए गए थे, दोस्तों वह लोग भूल गए थे कि जिस औरत को वह बेवकूफ़ समझते रहे, वह खुद एक बैंक अफसर है। पैसों की भाषा मुझसे बेहतर उस घर में कोई नहीं जानता था। अगले दिन दोपहर को मेरा फ़ोन बजा। राजेश का नंबर मैंने तीसरी घंटे पर उठाया। उधर से घबराई हुई आवाज़ आई, वरना कार्ड काम नहीं कर रहे, यहाँ होटल का बिल देना है, पंडित जी को दक्षिणा देनी है, कैंटर खड़ा है, हर जगह कार्ड डिक्लाइन हो रहा है, तुमने कुछ किया है क्या? मैंने बहुत ठहरी हुई आवाज़ में जवाब दिया, जिस गृह प्रवेश में मेरे लिए जगह नहीं, उसमें मेरे पैसों के लिए जगह कैसे हो सकती है? राजेश, जिस घर की रजिस्ट्री में मेरा नाम नहीं, उसके बिल पर मेरा कार्ड क्यों चले? उधर कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर उसकी आवाज़ में वह पुरानी धमकी आई, तुझे पता है ना तू क्या कर रही है, घर आने दे मुझे। मैंने उतनी ही शांति से कहा, जरूर आइए, मैं इंतजार करूँगी, और हाँ, रजिस्ट्री के कागज़ साथ लगेगा, अदालत में काम आएगी। और मैंने फ़ोन काट दिया। दोस्तों 15 साल में पहली बार फ़ोन मैंने काटा था। 2 दिन बाद वो लोग लौटे। दरवाज़ा खुलते ही तूफान अंदर आया। सासू माँ चीख रही थी, नागिन सांपिन पूरे खानदान के सामने नाक कटवा दी, रिश्तेदारों से उधार मांगना पड़ा, तूने यह सब करने की हिम्मत कैसे की? और राजेश ने आ देखा ना, ताव हाथ उठाया। लेकिन दोस्तों इस बार वह हाथ मेरे गाल तक नहीं पहुंचा। मैंने हवा में ही उसकी कलाई पकड़ ली। 15 साल घर और नौकरी दोनों संभालने वाली बाहों में कितनी ताकत होती है, ये उसे उस दिन पता चला। मैंने उसके आंखों में आंखें डालकर एक एक शब्द चबाते हुए कहा, खबरदार राजेश, यह हाथ अगर आज गिरा तो कल तुम अदालत में गिरे हुए मिलोगे। घरेलू हिंसा की धारा भी जानती हूँ मैं, और तुम्हारे खाते की एक एक एंट्री भी। पूरा कमरा सन रह गया। सासू माँ का मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने उसकी कलाई छोड़ी और मेज पर एक फाइल रख दी। ये देखिए माँ जी, 15 साल की मेरी सैलरी स्लिप, कुल जोड़ है 82 लाख। ये रहे बैंक स्टेटमेंट, और यह रही वह आरटीजीएस एंट्री, 2 लाख सीधे बिल्डर के खाते में मेरे खाते से धोखे से करवाए गए। साइंस से आप कहती थी ना
कि इस घर में मेरा कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, अब अदालत तय करेगी कि किसका क्या है। सासू माँ के चीख अचानक फुसफुसाहट में बदल गए। बहू, यह घर की बात है। घर में ही, मैंने कहा। घर कौन सा घर माँ जी? वह घर जिसमें मेरी बेटी को पैदा होते ही पत्थर कहा गया। वो घर जिसने मेरे मरते हुए पिता के लिए 4 लाख देने से मना कर दिए, जबकि लॉकर में मेरे ही 20 लाख पड़े थे। वह घर जिसने मेरे गहने बिका दिए और पूछा तक नहीं। नहीं माँ जी, यह घर नहीं था। ये 15 साल लंबी एक ठगी थी, और ठगी का हिसाब घर में नहीं, कानून में होता है। राजेश गुरैया निकल जा रहे मेरे घर से। मैं मुस्कुरा दी। दोस्तों, सच्ची वाली मुस्कान, यही तो फर्क है। राजेश, तुम में और मुझ में, तुम आज भी मेरा घर चिल्ला रहे हो, और मैं आज़ाद हो रही हूँ। निकालने की जरूरत नहीं, मेरा सामान तैयार है। मैंने भीतर जाकर अपने 2 सूटकेस उठाए, जो मैंने 2 दिन पहले ही तैयार कर लिए थे। पीयू का हाथ थमा और उसे दरवाजे से बाहर निकल गई, जिसमें 15 साल पहले दुल्हन बनकर आई थी। इस बार मेरी आंखों में आंसू नहीं थे, और पीछे मुड़कर देखने की तो कोई वजह ही नहीं थी, क्योंकि पीछे कुछ था ही नहीं जो मेरा हो। मैंने पहले से एक छोटा सा किराए का घर देख रहा था। 2 कमरे, पुराना पंखा, सादा सा बिस्तर। लेकिन दोस्तों, उस घर में पहली रात जो नींद आई, वैसी नींद उस आलीशान बंगले में 15 साल में एक बार नहीं आई थी। अगले हफ्ते मैंने तलाक की अर्जी दाखिल कर दी, साथ में स्त्रीधन की वापसी, और उस 22 लाख की धोखाधड़ी का मामला भी। फिर शुरू हुआ धमकियों का दौर। राजेश ने कहा, पीहू को छीन लूंगा। मैंने कहा, जिस बाप ने बेटे के जन्म पर मिठाई का डिब्बा नहीं खोला, अदालत उसे बेटी नहीं देगी, सजा देगी। रिश्तेदार आइए समझाने। अरे, घर की बात है, औरत को झुकना पड़ता है। मैंने हाथ जोड़कर कहा। 15 साल झुकी, रीढ़ हुडी थिस गई। अब बाकी की जिंदगी सीधी खड़ी होकर जीऊंगी। केस चला, महीनों चला, लेकिन दोस्तों, सच की सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि उसे रटना नहीं पड़ता। मेरे पास हर तारीख का सबूत था। बैंक स्टेटमेंट झूठ नहीं बोलते। और फिर वह दिन आया। अदालत ने फैसला सुनाया। तलाक मंजूर, पीयू की कस्टडी, माँ को स्त्रीधन और धोखे से ली गई रकम कुल 28 लाख वंदना को लौटा जाए। और जब उनके पास नगद नहीं निकला, तो वही फ्लैट, जी हाँ दोस्तों, वही 3 बेडरूम का फ्लैट जिसकी रजिस्ट्री से मेरा नाम काटा गया था, उसे बेचकर मेरी रकम चुकाई गई। जिस दिन अदालत से बाहर निकली, मैंने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, पिताजी, आपकी बेटी हार के बाद जीत गई। दोस्तों, मैं आपको वह हिस्सा बताती हूँ जिसकी मैंने खुद कभी उम्मीद नहीं की थी। हमारे बैंक में एक सीनियर मैनेजर थे, विक्रम सर। 42 साल के, शांत, गंभीर, कम बोलने वाले। 5 साल पहले एक सड़क हादसे में उनकी पत्नी गुजर गई थी। तब से वो अपने काम और अपनी 10 साल की बेटी मीठी में ही डूबे रहते थे। सालों से हम बस सहकर्मी थे, लेकिन दोस्तों, मुश्किल वक्त इंसानों की असली पहचान करवा देता है। मेरे केस के दिनों में, जब पूरा स्टाफ पीठ पीछे खुश कर रहा था, देखो पति का घर छोड़ आई, तब विक्रम सर अकेले इंसान थे जिन्होंने एक दिन मेरी टेबल पर चाय का कप रखते हुए बस इतना कहा था, वरना जी, दुनिया का काम है बोलना, आपका काम है जीतना, और आप जीतेगी। बस इतना ही ना, कोई सहानुभूति का नाटक ना, कोई नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश, सिर्फ इज्जत, सिर्फ भरोसा। धीरे धीरे पीहू और मिष्टी की दोस्ती हो गई। दोनों एक ही स्कूल में थी। कभी वह हमारे घर पढ़ने आती, कभी पीहू उनके घर, और उनकी मुलाकातों में मैंने पहली बार देखा कि एक मर्द कैसे किसी औरत से बराबरी से बात करता है, कैसे कोई आपकी राय पूछता है, और कैसे कोई आपकी थकान देखकर खुद उठकर पानी ले जाता है। दोस्तों, 15 साल, जिस घर में मैंने ये पूछे जाने का इंतजार किया था कि थक गए हो क्या, वह सवाल मुझसे पहली बार किसी और के घर में पूछा गया। करीब 2 साल बाद एक शाम विक्रम सर ने बहुत झिझकते हुए नजरें नीचे किए कहा, वंदना जी, मैं जानता हूँ आपने बहुत कुछ सहा है, और मैं यह भी जानता हूँ कि आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं। आप खुद अपना सहारा है। मैं सहारा बनने नहीं, साथी बनने की इजाज़त मांग रहा हूँ। आप, पीहू, मैं और मिष्टी, क्या हम चारों मिलकर एक परिवार, एक सच्चा परिवार बन सकते हैं? दोस्तों, मेरी आंखें भर आई, पर इस बार यह आंसू दर्द के नहीं थे। मैंने पीहू से पूछा। वो हंसकर बोली, मम्मा, विक्रम अंकल इकलौते इंसान है जो आपके आने से पहले आपकी कुर्सी साफ करते हैं, और आपको लगता है मुझे दिखता नहीं। एक सादे से मंदिर से 4 लोगों की मौजूदगी में हमने एक नई शुरुआत की। ना बेड, ना बाजा,
ना दिखावा, सिर्फ 4 दिल और ढेर सारा सुकून। और दोस्तों, आज हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं। आज भी हर महीने 1 तारीख को एक रस्म होती है हमारे घर में। विक्रम अपनी तनख्वाह का मैसेज आते ही मुस्कुरा कर कहते हैं, मैडम हिसाब आप देख लीजिए, मुझे तो बस आपके हाथ की चाय चाहिए। और हम दोनों हंस पड़ते, क्योंकि हमारे घर में पैसों किसी लॉकर में बंद नहीं होता, भरोसे में खुला रहता है। पीहू अब मेडिकल की तैयारी कर रही है, वही पत्थर जो अब हीरा बनकर चमकने वाली है। और मैं अब उसी बैंक में चीफ मैनेजर हूँ। रही बात उस घर की, सुना है देवर देवरानी सासू माँ को अपने साथ नहीं रखते, और राजेश आज भी लोगों से कहता फिरता है कि उसकी किस्मत खराब थी। दोस्तों, किस्मत खराब नहीं थी, उसकी नीयत खराब थी। और खराब नीयत वाले हीरे को पत्थर समझकर खुद ही फेंक देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको बस 3 बातें कहना चाहती हूँ। पहली, अपनी कमाई पर पहला हक आपका है। परिवार को देना प्रेम है, लेकिन आंख बंद करके सब कुछ सौंप देना प्रेम नहीं, अपने अस्तित्व के साथ अन्याय है। दूसरी, चुप्पी से रिश्ते नहीं बचते, चुप्पी से सिर्फ आपकी कीमत गिरती है। जो लोग आपकी खामोशी की कदर नहीं करते, वो एक दिन आपकी आवाज़ से जरूर डरते हैं। वो तीसरी जिंदगी में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर अंधेर नहीं। 15 साल बाद भी अगर आप खड़े हो जाए, तो जिंदगी नई शुरुआत का दरवाजा जरूर खोलती है। तो बताइए दोस्तों, क्या वंदना का फैसला सही था? क्या उसे पहले ही आवाज़ उठा लेनी चाहिए थी? तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ये कहानी आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिख भेजें। और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।